सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारे थर्ड सेम में एकेटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि बीटेक के थर्ड सेम में आता है। और इसकी यूनिट 1 जो कि इस पूरी वीडियो में कवर करवा दूंगा मैं आपकी। और इसमें 3 साल के जितने भी PYQs हैं उनके भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आराम से बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये पूरी की पूरी यूनिट अच्छे से समझ आ जाए। और आपके जो पेपर आने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस वीडियो से देख पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि मैंने कवर करवाए, और मैं जिस पे एरो लगाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हें देख लेना एक बार अच्छे से। और सारे टॉपिक तो आप देख ही लोगे, क्योंकि वीडियो में मैंने सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। तो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखेंगे, एरेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, पूरा एरे अच्छे से समझाया है। फिर हम देखेंगे एड्रेस कैलकुलेशन। हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है एड्रेस कैलकुलेशन के ऊपर, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे सॉल्व करा दिए हैं। बस एक बार आपको देख लेना और एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट हम लिंक लिस्ट देखेंगे और उसके टाइप्स। फिर हम उसके अंदर इंसर्शन देखेंगे, जो कि पिछले साल में आ रखा है क्वेश्चन। और पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ये भी आया हुआ है पिछले साल में। और एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल पिछले 2 साल में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। बस इसमें एक एल्गोरिथम है, उसे अच्छे से याद कर लेना और एज इट इज़ लिखाना, ठीक है, पेपर में। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, क्योंकि आपको वहीं पर इसके जो है नोट्स मिलेंगे अच्छे, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और इनकी जो फॉर्मूला चीट शीट वगैरह होती है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस में है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हमें डेटा स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। डेटा क्या होता है हमारा? इट इज़ ओनली अ रॉ वैल्यू। डेटा आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमें उसका कुछ पता है कि वो क्या है, हम उसको उसके ऊपर ना ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है क्योंकि क्या है वो। जैसे कि हमारे पास कोई वहाँ पे लिखा, जैसे हमारे पास ये है 33, ठीक है। बस हमें ये 33 है, हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। क्या ये रोल नंबर है, क्या ये किसी की एज है, क्या ये किसी का मतलब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ तो हो नहीं सकती, क्या ये किसी का मतलब कोई कोड है, ये सब नहीं पता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें रोल नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डेटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये रोल नंबर है। सो देखो, इट कैन बी नंबर और अल्फ़ाबेट, इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब हम डेटा को 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है एटॉमिक, एक होता है कंपोजिट। एटॉमिक क्या होता है? जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके, ठीक है। दिस डेटा कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। जैसे कि अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर हमें अकाउंट नंबर है, अब वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अब कंपोजिट क्या होता है? जो आगे डिवाइड हो सके, जैसे कि नेम है हमारा। नेम क्या है? नेम या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे कि कृष्णा शर्मा, ठीक है। कृष्णा मेरा फर्स्ट नेम है और शर्मा मेरा लास्ट नेम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपोजिट। नेक्स्ट, अब हमें डेटा समझ में आ गया अच्छे से। अब अगर डेटा जो है ज़्यादा 2 ही नंबर में आएगा डेटा, ठीक है। अब अगर आता है तो आप आराम से लिखाना, ठीक है। ये जो मैंने इसमें हर मतलब जो भी फ्लो चार्ट थे सब बनवा दिए, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है। इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग ऑल द डेटा आइटम्स दैट कंसिडर नॉट ओनली द एलिमेंट बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। अब देखो, डेटा समझ लिया आपने, अब उस डेटा को हम स्ट्रक्चर वे में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर, उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम उसे कैसे स्टोर करेंगे? एरेज में स्टोर करेंगे, लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे, स्टैक में स्टोर करेंगे, क्यू में स्टोर करेंगे, ये सारे अभी हम देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर है सारे, इनको कैसे स्टोर करेंगे वो हमारा होता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख दी है, आप एक बार पढ़ लेना, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं आप डेटा स्ट्रक्चर का, कि क्लासिफिकेशन उनके डिवाइड करेंगे, उनके टाइप्स वगैरह क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारा। कभी कभी अगर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर 10 मार्क में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आ जाएगा, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ही क्लासिफिकेशन मैंने फ्लो चार्ट बहुत अच्छा बनवा दिया है, बस एक बार आप इसे देख लो। डेटा स्ट्रक्चर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिमिटिव हमारे 3 तरह के होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर। नॉन प्रिमिटिव हमारे होते हैं एरे, लिस्ट एंड फाइल।
एरेज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लिस्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लिस्ट में हम लिंक लिस्ट को पढ़ने वाले हैं अच्छे से, और फाइल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फाइल हमारा इसमें सिलेबस में नहीं है। फाइल आपको पता होगा, फाइल जो कि हम जो फोल्डर्स बनाते हैं उनके अंदर जो फाइल्स होती हैं। जो लिस्ट होती हैं वो फर्दर दो डिवाइड होती हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर होता है हमारे स्टैक और क्यूब, जो कि हमारे जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टैक और क्यूब है, और फर्दर नेक्स्ट यूनिट यानी कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट हमारी ट्री एंड ग्राफ पर है, उसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे नॉन लीनियर होते हैं और ये हमारे लीनियर होते हैं। अभी हम इन सब की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जो कि बेस्ड होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? आपने पीपीएस पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर सी लैंग्वेज को, ठीक है। तो उसके अंदर आपने अच्छे से इनको पढ़ा होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। ये होते हैं हमारे इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, ठीक है। इंट यानी कि इंटीजर, फ्लोट मतलब डेसिमल वाले, और कैरेक्टर हमारे जो कैरेक्टर इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं यानी कि ए बी सी डी ये सब, ठीक है। या नंबर्स को भी हम ले सकते हैं, बस सिंगल कॉलन के अंदर अगर हम लिख देते हैं इनको तो आ जाते हैं हमारे। ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव हमारे डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। उनके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही होते हैं, जैसे कि एरेज है, स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है, स्टैक एंड क्यू है। तो एरेज के अंदर क्या हम स्टोर कर सकते हैं? सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या वो किससे बन रहा है, यानी कि डिराइव्ड किससे हुआ है? डेटा टाइप से, प्रिमिटिव डेटा टाइप से। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको लिख कर आना है, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रिमिटिव था, नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव हमने समझ लिया। अब हम नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे दो थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर। तो अभी हम लीनियर नॉन लीनियर को भी समझ लेते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस एंड स्टोर लीनियरली। अब देखो ये वाले डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक सीक्वेंस बनाते हैं और स्टोर कैसे होते हैं? लीनियरली स्टोर होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक स्टोर होते हैं। जैसे कि हमारा एरेज होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है। ये क्या हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी हम आगे इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नॉन लीनियर क्या होता है हमारा, कि मतलब सीक्वेंस ना बना रहे हो, ना ही लीनियरली स्टोर हो। देखो बिल्कुल समझ में नाम से ही आ रहा है, इट इज द डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट डू नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस एंड डू नॉट लीनियरली स्टोर, ठीक है। सो ट्रीज एंड ग्राफ हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम देखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। देखो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि पीपीएस में आपने पढ़ा है, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डेटा टाइप्स क्या होता है हमारे? डिफाइंड एज डेटा स्टोरेज फॉर्मेट डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप्स हमारे एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम डेटा टाइप्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जैसे कि अब हमारे डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट आता है। तो इंटीजर क्या है? एक हमारा फॉर्मेट है कि हम उसके अंदर हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जो हमारे होल नंबर्स है उन्हें हम स्टोर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन होते हैं, एक होता है हमारा इंट, स्टोर होल नंबर्स या होल नंबर्स को स्टोर करेंगे। फ्लोट होता है हमारा डेसिमल। एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब जो ये मैंने ये वर्स्ट केस और बेस्ट केस वगैरह बताया आपको, इसको डिनोट कैसे करते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। नोटेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, नोटेशन या सिंबल्स जो होते हैं हमारे जिनसे हम नोटेट करते हैं यानी कि डिनोट करते हैं। तो देखो नोटेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। नोटेशन क्या डिस्क्राइब करता है? रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। इट डिस्क्राइब एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इन अ मीनिंगफुल वे, ठीक है। मतलब इजीली समझ में आ जाए। सो यहाँ पे हमारे तीन नोटेशन होते हैं कॉमन। पहला होता है बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा, ठीक है। अब हम इन सबको एक एक डीप में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 10 नंबर में आ जाता है एग्जाम में। मतलब पिछले 3 साल में तो 2-2 नंबर में ही आया, लेकिन उससे पहले आ रखा है 10 नंबर में। लेकिन मैं सिर्फ क्या करता हूँ, 3 साल की पेपर देखता हूँ और 3 साल से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो बिग ओ नोटेशन हमारा क्या होता है? यहाँ पे लिखा है वर्स्ट केस, यानी कि बिग ओ नोटेशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्स्ट केस। So it is a method of representing the upper bound of an algorithm running time. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर बाउंड। अपर बाउंड से क्या मीनिंग है अभी देखते हैं। तो देखो यूज फॉर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, कि मतलब ये हमें बता देता है कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो अगर इसने दे दिया ये टाइम तो मतलब इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो देखो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट है और यहाँ पे हमारा टाइम है, ठीक है। तो देखो ये सी जो है ना, सी हमारा क्या है? ये बिग ओ है, कि मतलब ये जो CGN है कि मतलब इसने ये बता दिया कि इतना तुम्हारा मैक्सिमम टाइम लगेगा
और ये जो fn है ये हमारी जो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है। तो देखो fn हमारा चाहे कितना भी ऊपर जाए लेकिन cn से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि fn हमारा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और cn के छोटा होगा या cn के बराबर होगा, इससे ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बिग ओ नोटेशन। अच्छे समझने में आ गया होगा। ये ग्राफ बना के आ जाना जब भी पेपर में पूछे। सो ओमेगा नोटेशन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। It is a method representing the lower bound of the algo's running time। तो देखो यहाँ पे जो था, यहाँ पे हमारा क्या रिप्रेजेंट कर दिया इसने कि ये मैक्सिमम दे दिया कि मतलब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं fn, और यहाँ पे क्या दे देगा ये हमें लोएस्ट दे देगा कि मतलब लोअर बाउंड दे देगा कि इससे नीचे नहीं जाएगा एल्गोरिथम, मतलब इससे ऊपर जा सकता है लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा, इतना तो टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, तो देखो cn हमारा क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा cgn, जो हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा नोटेशन को, और fn हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखते हैं हम थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या करता है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखो थीटा नोटेशन डिनोट बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड तो ये वाला हो गया, लोअर बाउंड ये वाला हो गया। तो देखो ये क्या करेगा, ये आपको एक अपर बाउंड दे देगा और एक लोअर बाउंड दे देगा, कि मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी। इन दोनों के ना तो ऊपर जाए, ये ऊपर अपर बाउंड से ना तो ऊपर जाएगी, ना लोअर बाउंड से नीचे जाएगी। तो देखो इसे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ देख लो, ये हमारा C1 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अपर बाउंड, ये हमारा C2 है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, लोअर बाउंड। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब हम देखेंगे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, काफी ट्रेंडी टॉपिक है, मतलब आ जाता है बार बार। Space time trade-off is basically a situation where either space efficiency can be achieved at a cost of time और time efficiency can be achieved at a cost of memory। कि मतलब ट्रेड ऑफ का मतलब ये है, या तो आप समय मिनिमम से मिनिमम ले लो, या तो आपकी एल्गोरिथम आप ऐसी बनाओ कि उसमें टाइम कम से कम लगे, और अगर टाइम कम से कम लगेगा तो आपकी मेमोरी तो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये तो मतलब डेफिनेटली निश्चित है कि मतलब ऐसा ही होना है। अगर आपने मेमोरी आपकी कम से कम लग रही है तो उसको एक्सेस या फिर ऑपरेशन उस पर करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइम ट्रेड ऑफ। या तो आप टाइम को कम कर लो स्पेस को बढ़ाकर, या तो स्पेस को कम कर लो टाइम को बढ़ाकर। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर में आ जाता है ट्रेड ऑफ किसी एल्गोरिथम, ऐसे रहता है डिफाइन एल्गोरिथम एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो देखो 5 नंबर में कंटेंट हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को समझा देते हैं। सपोज इन अ फाइल इफ डेटा स्टोर्ड इन नॉट कंप्रेस्ड, यानी कि मतलब हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर डेटा जो है कंप्रेस्ड नहीं है, इट टेक्स मोर स्पेस बट एक्सेस लेस टाइम। अब कंप्रेस नहीं है तो वो जल्दी एक्सेस हो जाएगा जो है ना, पर क्या होगा, कंप्रेस नहीं है तो ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा। ठीक है, नाउ इफ द डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड फाइल, अब हमारा जो डेटा था वो कंप्रेस्ड फाइल यानी कि कम करके हमने फाइल में किसी में स्टोर कर दिया है, तो क्या करेगा, मोर टाइम बिकॉज इट टेक टू रन डीकम्पोजिशन डीकम्प्रेशन एल्गोरिथम। माने कि पहले उसे कंप्रेस कर दिया, अब उसे डीकम्प्रेस करने के लिए हमें एल्गोरिथम रन करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, स्पेस तो अब हमने कम कर लिया, लेकिन अब टाइम हमारा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले हम एल्गोरिथम चलाएंगे डीकम्प्रेस वाली, फिर हम फाइल को कंप्रेस से डीकम्प्रेस कर लेंगे उससे, और फिर हम एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा, टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि अच्छे खासा कंटेंट आता रहता है चैनल पे, और काफ़ी मतलब पूरी बीटेक कवर करा ही दूंगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं हमारे, ठीक है, मतलब कि ये जो यूनिट है ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो हमारा जो बेसिक है डेटा स्ट्रक्चर का, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम ये सब आता है, फिर एरेज है सेकंड पार्ट पूरा, फिर हमारा लिंक लिस्ट है। तो देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के साथ हमारा पहला पार्ट यूनिट का खत्म हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्शन से। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। शो एसेंशियल इन्फो एंड हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि यूजर को एसेंशियल इन्फो दिखाओ जो कि उसके रिलेटेड है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप जैसे कि कुछ आप गेम खेलते हो, ठीक है,
आप गेम खेलते हो, जैसे कि आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें फायर का बटन क्लिक करते हो और उससे फायर होती है, ठीक है, सॉरी BGMI आप खेलते हो, है ना, पबजी बोल रहा हूँ, तो आप फायर का बटन क्लिक करते हो तो उससे क्या होगा कि मतलब डायरेक्ट उससे फायर होगी, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो फायर कैसे हो रही है, उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पर आपको बिल्कुल डायरेक्ट यूजर इंटरफेस मिलता है कि आप वहां से फायर क्लिक हो रही है, ठीक है, आपको बस वो दिखता है, आपको उसके पीछे का कुछ भी नहीं दिखता, मतलब कि हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसे ही होता है, सिमिलर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप रिफर टू अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज एंड एसोसिएटेड प्रोग्राम्स दैट आर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी इंडिपेंडेंट टू एनी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा सेट ऑफ डेटा और हमारे कुछ ऑपरेशन को स्पेसिफाइड करता है, यानी कि उसके अंदर कुछ हमारा सेट ऑफ डेटा होता है और उस डेटा पर हम कुछ ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, उसे दिखाता है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, एक कैलकुलेटर है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारा बहुत सारा डेटा भी है और उसके अंदर कुछ हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने उसमें डाला 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 2 डिवाइड बाय कुछ भी डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, ठीक है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा, हमें उसके अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा कि मतलब वो कैसे हुआ, चाहे उसने कौन सा मेथड, डिवाइड के भी ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि एक ही मेथड हो, उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, उसे हमें नहीं पता कि कैलकुलेटर ने कौन सा एल्गोरिथम लगाया, बस हमें आउटपुट से मतलब है, ठीक है, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अभी हम और समझते हैं, वी नो दैट what a specific data type can do but how actually it does is it is hidden, मतलब कि वो डेटा टाइप क्या कर सकता है वो तो हमें पता है, पर वो कैसे करता है वो नहीं पता हमें, ठीक है। ADT consists of set of definition that allow us to use a function while hiding the implementation, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक और बताता हूँ, जैसे कि अब हमारे पास एक डेटा टाइप है लाइक एरे, हमारे पास एक डेटा वो है ADT डेटा टाइप है, ठीक है, इसके अंदर हमें उन्होंने बता दिया कि आप इसके अंदर इंसर्शन कर सकते हो, आप इसके अंदर डिलीशन कर सकते हो, है ना, आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो, आप इसके अंदर सम कर सकते हो, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि वो क्या क्या कैसे करेगा, आपको बस ये पता है क्या क्या वो करेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके अंदर अपना डेटा पहले इंसर्ट कर दिया, जैसे कि एक हमारे पास है, आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया डेटा, ये इंसर्ट, अब आपको पता नहीं कैसे इंसर्ट किया, कैसे कुछ किया, अब आपने क्या किया, डिलीट करना है, तो आपने 7 को डिलीट कर दिया, ठीक है, आपकी डिलीट हो गया और अपडेट हो गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कैसे हो रहा है ये नहीं पता आपको, ठीक है। फिर आपको क्या बोला, आपने बोला कि काउंट कर दो डेटा को, तो काउंट होकर क्या आ गया, 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, काउंट हो गया। अब आपने बोला सम कर दो इन सबका, ठीक है, सम कर दो, तो क्या आंसर आ गया आपका कितना, 19 सम आ गया। तो ये सब आपने क्या किया, ये सब ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर लिया एक इस पे ADTA पे, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि वो ADTA काम कैसे करता है, बस आपको ये पता है क्या काम करता है, तो ये होता है हमारा ADTA। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार लिखा ना, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। इतने अच्छे समझा दिया एग्जांपल के साथ तो आराम से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एरेज। एरेज बहुत सिंपल है और काफी लंबे समय तक आपके काम आएगा क्योंकि आप CS से हो, ठीक है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। एरे क्या होता है, हमारा सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, या तो उसके अंदर इंटीजर ही होंगे, या तो उसके अंदर फ्लोट ही होंगे, या तो उसके अंदर कैरेक्टर ही होंगे, ठीक है। स्टोर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, यानी कि मतलब सिमिलर डेटा टाइप तो होते ही हैं और वो कैसे स्टोर होते हैं, एक के बाद एक मेमोरी में स्टोर होते हैं कंटिन्यूअसली। फिर उसका सिंटैक्स देख लो कैसे डिफाइन करते हैं, सी के अंदर पता ही होगा क्योंकि PPS पढ़ी है। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, एरे नेम लिखते हैं और साइज लिखते हैं। यहाँ पे हमने डेटा टाइप इंट ले रखा है, इसका नाम हमने A ले रखा है और साइज 10 दे रखा है ना। इसके अंदर बस एक ही इसका जो डिमेरिट होता है कि मतलब हमें पहले से साइज पता होना चाहिए, कंपाइल टाइम पर ही पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, तो देखो जैसे कि हमारे पास इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 10 to 50, ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया। और इसके अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से होती है, यानी कि 0 वाले एड्रेस पे हमारा 10 है, फिर 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये ऐसे हो रहा है एरे, एरे अगर आता है तो आप ऐसे लिख कर आओ, ठीक है। अब हमारे को टाइप्स ऑफ एरे देख लो। पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, रिप्रेजेंट बाय ओनली 1 by 1 डायमेंशन सच एज रो या फिर कॉलम, ठीक है, या तो आप रो से इसे रिप्रेजेंट कर लो या तो कॉलम से रिप्रेजेंट कर लो। होल्ड फाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ डेटा टाइप और इट इज कॉल्ड 1D एरे, ठीक है। अब हमारा होता है 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। ये मतलब 2 डायमेंशनल एरे तो मतलब 2D हो गया, और मल्टी डायमेंशनल यानी कि 3D 4D 5D या फिर 2D को भी मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं।
एन एरे कैन बी ऑफ मोर देन वन डायमेंशन, एक एरे हमारा एक डायमेंशन से भी ज़्यादा का हो सकता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, ये कितनी भी हो सकती है। डायमेंशन इंक्रीज द मेमोरी रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज, बेसिक की बात है कि मतलब डायमेंशन इंक्रीज होगी तो मेमोरी भी उसकी इंक्रीज होती रहेगी। तो 3D का हमने सिंटैक्स लिख रखा है, मतलब 2D में आप क्या करोगे, यहाँ पे इतना कम कर दोगे और 4D आएगा तो 4D में बढ़ा दोगे। तो देखो यहाँ पे 50 साइज है एरे का, मतलब सेम ही होता है क्योंकि उसकी डायमेंशन होती है ना ज़्यादातर सेम ही होती है, पर आप ऐसे भी ले सकते हो 2/3 2/4 अलग अलग भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं सेम लिख रखे हैं 50/50, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2D एरे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये लिख रखा है। यहाँ पे हमें ऐसे रोज होती है, यहाँ पे कॉलम्स होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले आता है 0 0 रो कॉलम, फिर आता है 0 1, ऐसे आता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, ये समझ में आ गया एरे अच्छे से। अब हम देखेंगे एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो मेथड होते हैं, रो मेजर ऑर्डर या तो कॉलम मेजर ऑर्डर, यानी कि मतलब ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है एरे तो या रो मेजर ऑर्डर, ऐसे हो रहा है तो कॉलम मेजर ऑर्डर। अभी समझते हैं। द एलिमेंट ऑफ एरे स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड रो बाय रो, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होगी उसके अंदर जो एरे होगा कैसे स्टोर होगा, रो बाय रो स्टोर होगा। यानी कि रो बाय रो कैसे होता है आपका, ऐसे जाएगा, पहले ए स्टोर होगा, बी स्टोर होगा, सी स्टोर होगा, डी स्टोर होगा, ई स्टोर होगा, एफ स्टोर होगा, ऐसे होगा, रो बाय रो होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको स्टोर कैसे करेंगे कि मतलब हमारे पास एक ऐसे 2D एरे है, इसके स्टोर कैसे हो रहा है ये मेमोरी के अंदर। तो पहले ए स्टोर हो रहा है, बी स्टोर हो रहा है, सी स्टोर हो रहा है, ऐसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। मतलब कि पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, रो बाय रो। अब देखते हैं ऐसे कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर कैसे होता है हमारा, जैसे रो बाय जा रहा था वैसे ही कॉलम बाय जाएगा, ठीक है। ये सब देख लेना, ये सब लिख लेना, ठीक है। ये देखो ऐसे जाएगा, ए पहले स्टोर होगा, फिर ई पहले स्टोर होगा, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एंड देन ए पहले स्टोर होगा, फिर ई स्टोर होगा, फिर आई स्टोर होगा, फिर बी स्टोर होगा, फिर एफ स्टोर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ तक एरे कंप्लीट हो गया। ये आ गया अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको अगर 2 टॉपिक करने हैं इस यूनिट से तो एक इसे करना और एक लिंक लिस्ट को करना, ठीक है। सो एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले हम एड्रेस कैलकुलेशन देखेंगे वन डायमेंशनल एरे का, ठीक है। यहाँ पे मैंने वन डायमेंशनल एरे आपको समझा दिया, ठीक है। ये भी दोनों कैसे होता है देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। वन डायमेंशनल एरे पहले तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट होता है हमारा, ये ऐसे मतलब ऐसे बॉक्सेस में होता है, फिर ये ना मतलब उसके इंटीजर टाइप के ऊपर होता है। तो हमारा जो 16 बिट की जो होता है ना कंप्यूटर होता है, उसके अंदर जो हमारा इंटीजर साइज होता है वो होता है हमारा 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट होता है, उसके हिसाब से होता है। तो देखो स्टार्टिंग ऐसे होता है 1000, पहले ही हमारा एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी का। फिर 1001, यानी कि एक इंटीजर ऐसे दो बाइट लेता है। फिर 1002 1003 ऐसे होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट तो आपको पता है इंटीजर, फिर उसका नाम एरे का, फिर 5 और ऐसे वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो ऐसे लिख देते हैं एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पहला होता है यानी कि 1000 भी है और 1001 भी है। तो इसमें जो एड्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस को, और ये हमारे क्या है डेटा आइटम्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कि मतलब 1000 को कैसे निकालें, कि मतलब अब अगर हमें ये पता है, हमें बेस एड्रेस पता है, ठीक है, और हमें साइज पता है एरे का, तो हमें इसका बिट भी पता है कि इंटीजर साइज कितना 2 बिट है। तो अब कैसे निकालें कि ये 30 वाले का एड्रेस कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी एरे एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे हमारा बेसिकली एक फॉर्मूला है लोकेशन एआई, यानी कि हमें एआई की लोकेशन निकालनी है। बताओ जल्दी से कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें बी पता होना चाहिए, बी होता है हमारा बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस। फिर होता है हमारा डब्ल्यू होता है हमारा साइज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख रखी है, बता देता हूँ। आई होता है हमारा एलिमेंट हुज एड टू अ फाउंड, ठीक है, हुज एड्रेस टू अ फाउंड, मतलब जिसका हमें एड्रेस फाउंड करना है वो होता है हमारा आई। बी होता है हमारा बेस एड्रेस। डब्ल्यू होता है साइज ऑफ एलिमेंट, यानी कि जैसे कि मैंने बताया इंट साइज, ये होता है हमारा साइज ऑफ एलिमेंट। मतलब क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है ज्यादातर, अगर नहीं गिवन होता तो आप ले सकते हो 2, या फिर अगर जैसे कुछ गिवन नहीं होता तो आप आराम से अपने आप ले सकते हो। फिर हमारा एल होता है हमारा लोअर बाउंड, मतलब कि जैसे ज्यादातर एरे जो है ना वो 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, तो वो होता है हमारा लोअर बाउंड। तो आप अगर क्वेश्चन के अंदर लोअर बाउंड ना दिया हो तो आप 0 को ले सकते हो, ठीक है।
तो देखो अब हमें इसके अंदर मतलब इसकी लोकेशन निकालनी है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1012 यानी कि 30 की हमें लोकेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो A2 यानी कि I की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, 0 1 2, पहला 0 1 2, 2 की कैसे निकालेंगे, 2 लिख दिया। बेस एड्रेस कितना है 1000, बेस एड्रेस ये होता है 1000 और इसका साइज कितना है इंटीजर का 2, ठीक है। और आई यहाँ पर आई आएगा, आई लिख दिया हमने 2 और माइनस लोअर बाउंड हमें पता है 0, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1004, ठीक है। ऐसे निकालते हैं मैट्रिक्स। सबसे मेन क्या है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं एड्रेस, ठीक है, एरे में, 1 डायमेंशनल में। अब देखते हैं 2 डायमेंशनल में। इंपॉर्टेंट हमारा 2 डायमेंशनल है, ठीक है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है हमारा कि मतलब हमारे पास एक तो रो होती है यहाँ पे और एक होता है कॉलम, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा टाइप, एरे का नाम, रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, एक बनाते हैं ये वाला, मतलब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब 2 है 2D है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ना हमारे 2 अपर बाउंड 2 लोअर बाउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया लोअर बाउंड और ये हो गया हमारा अपर बाउंड, ये भी हमारा हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया हमारा अपर बाउंड, ठीक है। समझ में आ गया। और सब बेस एड्रेस वगैरह सेम रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर ऐसे मैट्रिक्स की तरह, ठीक है, 0 1, ठीक है। अब हम इसके अंदर 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन इसे हम कर सकते हैं, एक तो रो मेजर ऑर्डर में कर सकते हैं और एक हम कॉलम मेजर में कर सकते हैं, ठीक है। रो मेजर में तो वो कि मतलब पहले 10 20 3 40 50 60 ऐसे होगा और यहाँ पे 30 आ जाए लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सिमिलर रहेगा, थोड़ा और सा लग रहा है। फिर हमारा कॉलम मेजर की मतलब 10 40 20 50 ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के जो ये फॉर्मूले ना ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। पहला है हमारा A I J, बी हमारा बेस एड्रेस प्लस आई जिसका हमें मतलब कि रो वाला हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जे से हम कॉलम वाला रिप्रेजेंट करते हैं। आई लिखेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है ना, आई और जे दोनों ये होते हैं। तो देखो आई माइनस एल आर यानी कि लोअर बाउंड ऑफ रो, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई एन, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एन यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। देखो रो वाले को किससे, नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लिखेंगे क्या, जे यानी कि नंबर ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम एंड मल्टीप्लाई बाय साइज, ठीक है। ये होता है हमारा रो में से। देखो याद तो करने पड़ेंगे फॉर्मूले यार, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद कर लेना। ऐसे ही कॉलम मेजर ऑर्डर का देख लो, मैंने सेम टू सेम लिख दिया, मैं समझाऊँ कैसे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका ना क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो देखो अब हमने लिख रखा है 3 और 4 और हमें इसका एक हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना पहले लिख दिया मैंने कि ऐसा क्वेश्चन आता है, देख लो गिवन मैट्रिक्स ए, मतलब कि नंबर ऑफ ये दे रखे हैं रो और नंबर ऑफ देखो रखा है कॉलम। बेस एड्रेस कितना है इसका 1020 है और साइज कितना है एलिमेंट का 2 बाइट है। फाइंड करो एड्रेस 3 और 4 का, ठीक है। तो देखो 3 और 4 ऐसे लिख देंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। बेस एड्रेस कितना है हमारा 1020, ठीक है। डब्ल्यू कितना हमारा 2, सारी वैल्यू बताएं, अब बस पुट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बेस एड्रेस की जगह लिख दिया 10, ये बेस एड्रेस की जगह लिख दिया 1020। फिर हमने इसके अंदर आई के अंदर क्या है हमारा 3 आएगा, फिर माइनस किया हमने एल आर यानी कि अब हमें यहाँ पे ना क्या है मतलब गिवन नहीं है कि मतलब लोअर बाउंड कितना अपर बाउंड कितना, तो हम क्या लेंगे 0 ले लेंगे लोअर बाउंड को, ठीक है। अपर बाउंड तो हमारा यही होता है, इसका जो साइज होता है एरे का, ठीक है, ये दे दिया। अब क्या है हमारा ये हो गया लोअर बाउंड, यहाँ पे भी हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने कैसे, नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम 5 है, प्लस कर दिया, फिर जे की वैल्यू कितनी है 4, जे की वैल्यू 4 लिख दी, माइनस इसका भी लोअर बाउंड लिख दिया तो 0, मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि साइज है एलिमेंट का, आंसर इतना आ गया। ऐसे ही कॉलम मेजर ऑर्डर का एक बार करके देख लेना, देख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, इसका सिमिलर आ रहा है दोनों का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोनों का सिमिलर आए, अलग भी आ सकता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल एरे, देखो यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल एरे का बता दिया, अब देखेंगे हम 3 डायमेंशनल एरे का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पेज आ जाता है, ठीक है, पेज कौन सा है। और इसके अंदर देखो मैंने लिख दिया, इसके अंदर नंबर ऑफ अगर हमें एलिमेंट निकालने हो तो तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 5 × 2 यानी कि 20, ठीक है। इसके अंदर हम इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा को, ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे हमारे 2 पैराग्राफ वो बन रहे थे ब्रैकेट, इसके अंदर हमारे और ब्रैकेट बनेंगे, 2 के अंदर भी और ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है।
हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल डायमेंशनल, ठीक है। इसके अंदर है ना हमें मतलब जैसे एड्रेस निकालने के लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ती हैं। पहले तो हमें फाइंड करना पड़ता है लेंथ, फिर हमें इफेक्टिव इंडेक्स और फिर फाइंड करना पड़ता है हमें एड्रेस, ठीक है। तो देखो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले ना सारे के सारे जो मतलब कि आप डेटा फाइंड करने में अगर आप इसके 2 स्टेप भी करोगे उसके भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसी के मतलब कि 3 डायमेंशनल के क्वेश्चन आ रखे, ठीक है, पिछले साल। और मतलब 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल के आए भी नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशनल के आए हुए हैं, इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं यहाँ पर। अब बताता हूँ L1 यानी कि मतलब अब हमें L1 निकालना है। ऑल डायमेंशनल सारी डायमेंशनल की हम लेंथ निकालेंगे, मतलब कि L1 इसका निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करके प्लस 1 कर देना, लेंथ निकल आएगी। इफेक्टिव इंडेक्स के अभी देखो एग्जांपल कराऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। इफेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, के आई माइनस लोअर बाउंड, ठीक है। अभी बताता हूँ के आई क्या होता है, इसमें अभी समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे के आई मतलब कि बेसिकली वही होता है कि मतलब जो आपको जिसका फाइंड करने दिया होता है ना एड्रेस, उसमें अंदर के आई डिफाइन होता है कि मतलब आपको जैसे 252 का निकालना है तो के आई हमारा ये बन जाएगा, के जे ये बन जाएगा, के फिर आगे वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो लोकेशन हमें फाइंड करनी है K1 K2 K3 की A1 के ए के लिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बेस एड्रेस प्लस जो उसका जो साइज होता है उसे मल्टीप्लाई E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L3 प्लस E3। तो देखो ये फॉर्मूला बस याद करने का ना, मैंने मतलब ट्रिक है, मैंने भी यूट्यूब से ही देखी है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना आपको है ना ऐसे ये मैंने बना रखे हैं पहले से ही। यहाँ पे ना आपको ऐसे बना लेने L1 L2 L3 और ऐसे लिख लेना E1 E2 E3, ठीक है। और पहले क्या है, E1 को मल्टीप्लाई करना है L2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर करना है प्लस, ठीक है, ये कर दिया प्लस, ये कर दिया प्लस, ठीक है। फिर करना है मल्टीप्लाई हमें, फिर करना है प्लस, ठीक है, ऐसे ही याद कर लेना। ये हमारा कैसा हो गया रो मेजर ऑर्डर के लिए। और कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए क्या करना है हमें, फिर यही बना लेना। तो एक दो क्वेश्चन करोगे ना यार अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना है, L3 से मल्टीप्लाई करना है L2 को, फिर इसे प्लस करना है किसे, E2 से, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है L1 से, फिर इसे क्या प्लस करना है E1 से, ठीक है। ये होता है रो मेजर और कॉलम मेजर। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले साल में आए हुए AKTU 2021 एंड 22 में आया हुआ था 10 मार्क्स में क्वेश्चन। तो इसमें हमें एक 3D एरे दिया हुआ था, ये वाला देख लो, ठीक है, ऐसे एरे मिलता है हमें। इसके अंदर सबसे पहले हमें ईच डायमेंशन की हमें क्या करना था, लेंथ को फाइंड करना था सारी डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो लेंथ फाइंड करना बहुत ईजी है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये होता है हमारा लेंथ का फॉर्मूला। फिर हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर को विद एक्सप्लेन फॉर्मूला, यानी कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया इन्हें एक्सप्लेन करके आना था, ठीक है। तो देखो पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, आपको सबकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो L1 कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 1, यानी कि पहले 10 में से 1 को माइनस करेंगे और प्लस 1 यानी कि 10 आ गया। ऐसे ही L2 निकाल लेंगे, 5 माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस हो जाएगा और प्लस 1 11, ठीक है। ऐसे निकाल लेना तीनों की लेंथ। फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। देखो ईच डायमेंशन की लेंथ निकालनी थी और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने थे। तो तीनों हमारा जो वैल्यू आएंगी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब हमें इफेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मैंने ना यहाँ पे इफेक्टिव इंडेक्स मतलब कि पूछा नहीं था कि मतलब एड्रेस निकालना है किसी का, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि मतलब हमारे पास एक बेस एड्रेस है 400 और उसका जो साइज है 4 है और हमें एड्रेस फाइंड करना है 333 के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले हमें ना इसके लिए इफेक्टिव एड्रेस निकालना पड़ता है E1 E2 E3। तो हम E1 कैसे निकालते हैं, के आई माइनस लोअर बाउंड, यानी कि के आई कितना है हमारा 3 है, माइनस लोअर बाउंड कितना है 1, ये रहा, ठीक है। के आई माइनस लोअर बाउंड यानी कि यहाँ पे 3 दे रखा है और लोअर बाउंड कितना है इसका -5 लिख देना, 8 आ गया। ऐसे ही K3 निकाल लेना। अब रो मेजर ऑर्डर के लिए वही फॉर्मूला लिखो और उसमें बस वैल्यू पुट कर दो, ये जो सारी आपकी निकल गई, ठीक है। बेस एड्रेस की जगह 400 दिया हुआ है वो पुट कर दो, फिर W की जगह 4 दिया हुआ है वो पुट कर दो। E1 हमने जो निकाला कितना 2 पुट कर दिया। L2 जो हमने यहाँ पे निकाला था L2 कितना 11 पुट कर दिया। E2 निकाला हमने 8 पुट कर दिया। ऐसे ही सब पुट करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, देख लो, रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे।
सो मल्टी डायमेंशनल एरे भी कभी कभी आ जाता है, जैसे तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे वो मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 से स्टार्ट होता है M1, 1 से स्टार्ट होता है M2, कितने भी डायमेंशन फिर आगे आते जाए, ठीक है। फिर उनका एड्रेस ऐसे फाइंड होता है, और कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे भी, और रो मेजर ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मल्टी डायमेंशनल एरे आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में सिर्फ 3 डायमेंशनल एरे तक आता है, इसलिए मैंने वो अच्छे से समझा दिया है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको करके आने मतलब कि अच्छे से अपने आप बिल्कुल सेम सिमिलर ही हो जाएंगे, और मतलब थोड़ा सा भी बता देता हूँ। 2022 और 23 में आया था ये वाला क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या था, अज्यूम दैट डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, हमारे पास दो मल्टी डायमेंशनल एरे, एक तो ये है x और एक है y, ठीक है। अब हमें इसके अंदर फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच। तो देखो पहले लेंथ को फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलो भैया सॉल्व नहीं कराया। तो देखो पहले x के लिए हम लेंथ फाइंड करेंगे L1। तो देखो लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है हमारा 2, ठीक है। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। तो 4 5 हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। L2 कैसे निकालेंगे, 22 माइनस 2 प्लस 1 कितनी हो गई, 21 हो गई, ठीक है। ये निकल गई x के लिए, ऐसे ही y के लिए निकाल लेना तीनों के लिए, ठीक है। L1 L2 L3 निकाल के कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसको जो भी आया उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका जो भी आया उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। x और y के लिए वो लिख देना। फिर है फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट y 2 2 एंड 3। अब हमें y का एड्रेस निकालना है 2 2 एंड 3 के लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया, और इसका देखो बेस एड्रेस दे रखा है कितना 400, और वैल्यू कितना दे रखा है w का 4, ठीक है। ये देखो वैल्यू लिख लो, और ये हमें इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है। अब देखो मैंने सब बिल्कुल सेम कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा 333 था, बस 333 की जगह कितना है 223 है, ठीक है। बेस एड्रेस वही है, सेम है बिल्कुल 400, और w कितना है 4। बिल्कुल बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे 223 पुट करना, जैसे कि 333 पुट की थी, और सारी L1 L2 y वाली लेना, x वाली मत ले लेना, ठीक है। और पुट करके आंसर निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर अ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हमें ये मल्टी डायमेंशनल एरे दी है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एड्रेस इसका, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें लोअर बाउंड नहीं दिया, सिर्फ अपर बाउंड दिया 90 30 40। तो लोअर बाउंड आप कितना ले सकते हो 0। अब देखो पहले वाला तो आपको पता है, ठीक है, कि मतलब ऐसे अगर दिया होता कि 10 कॉलन 90 20 कॉलन 30, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसे दे दिया 90 30 40, तो आपको कैसे करने हैं, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे खुद ही लिख देना, ठीक है। 0 90, ठीक है, 0 30 0 40, यानी कि लोअर बाउंड कितना है इसका 0, ठीक है, गिवन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एड्रेस इसके लिए 10 20 एंड 30 के लिए इन रो मेजर ऑर्डर। यानी कि रो मेजर ऑर्डर में तो आपको ये फाइंड करना है एरे 10 20 एंड 30 के लिए, और कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या फाइंड करना है, सॉरी, अज्यूम दैट द फर्स्ट एलिमेंट एट स्टोर एट इतना, यानी कि लोअर बाउंड दे दिया अब इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा है ना लोअर बाउंड दे दिया, तो आपको है ना यहाँ पे 0 मत लेना, देखो, ठीक है। मैंने तो पहले अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, इसलिए 0 ले लिया, क्योंकि 0 दिया नहीं था लोअर बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, अज्यूम दैट द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर एट 2 2 2, यानी कि आपको 0 की जगह यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आपको 0 की जगह लेना है 2, ठीक है। तो आप ये लेना लोअर बाउंड 2 देन 90, फिर यहाँ पे लेना है 2 फॉर 30 देन 2 40। तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल एरे। और अब आपको क्या करना है, इसका ईच यानी कि बेस एड्रेस तो आपको कितना दे रखा है और 1000, और w कितना दे रखा है आपको 2, ठीक है। बेसिकली यही करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार और लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको बेस एड्रेस दिया कितना 1000 और ये जो साइज दिया हुआ एलिमेंट का कितना दिया 2, ठीक है। आपको रो मेजर ऑर्डर के लिए फाइंड करना है किस एड्रेस पर किस एलिमेंट के एड्रेस को 20 एंड 30, ठीक है, इसको, ठीक है। और आपको जो मतलब एरे का साइज, एरे जो दे रखी है वो ये दे रखी है 290 230 एंड 340, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये सॉल्व करना है। पता कैसे? इसमें आप कॉलम मेजर मत ढूंढना, बस आपको क्या करना है, ये रो मेजर फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, आप तो पहले वो निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी L1 L2 के लिए। L1 तो चाहिए भी नहीं, L2 L3 चाहिए, ठीक है, ये निकालनी पड़ेगी। फिर आपको इफेक्टिव एड्रेस निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव एड्रेस के लिए बहुत ईजी है, जो भी आपको ये दिया हुआ है K1, यानी कि ये जो दिया हुआ है K1 K2 K3, इनसे आप इफेक्टिव एड्रेस निकाल लोगे लोअर बाउंड को माइनस करके, यानी कि 2 से माइनस करके, और फिर उनको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो था कंप्लीट हो गया, ठीक है, एड्रेस कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरे। एरे कहाँ पे यूज होता है? एरे आर यूज टू स्टोर लिस्ट वैल्यू, ठीक है। एरे आर यूज टू परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशंस। एरेज आर यूज टू इम्प्लीमेंट सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्टैक, क्यू, एल्गो, इन सब में यूज होता है। एरेज आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक। स्पार्स मैट्रिक अभी आपको बताता हूँ, और ये सब तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। अभी आप और अच्छे से पढ़ोगे। एरेज हमारा हर जगह यूज होता है, ठीक है। अगर आपने एरे को अच्छे से समझ लिया ना, बहुत आगे तक काम आने वाला है एरे, ठीक है आपके। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं? द सिचुएशन इन विच अ मैट्रिक्स कंटेन मोर नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट देन नॉन जीरो एलिमेंट। अब देखो कोई एरे आपके पास, उसके अंदर जीरो एलिमेंट ज्यादा है या नॉन जीरो एलिमेंट से, ठीक है, तो वो होता है हमारा स्पार्स मैट्रिक्स। जैसे आप समझ सकते हो, ऐसे हमारे पास एक एरे है, तो देखो इसके अंदर ना जीरो ज्यादा है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, और 1 2 3 4 ही हमारे नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये क्या हो गई, हमारी स्पार्स मैट्रिक्स हो गई। सो अब हम देखेंगे स्पार्स मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो हम एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक्स है, जो कि मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो इसके अंदर है ना, हम एरे की फॉर्म में हम उन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एरे में 3 बनाते हैं, 3 रो बनाते हैं। एक तो हमारी जो रो होती है वो रो के लिए ही होती है, कि मतलब स्पार्स मैट्रिक का जो नॉन जीरो है उसकी रो कौन सी है, और एक उसकी कॉलम कौन सी है, और हम उसकी वैल्यू जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो देखो रो इसकी जीरो है, कॉलम भी जीरो, यानी कि जीरो और जीरो पर आ रहा है कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। फिर हम 1 के लिए लिखेंगे, ये वाला जो 1 है हमारा। तो देखो ये हमारा इसकी जो रो है, रो कौन सी है हमारी, रो हमारी क्या है, 1 है रो, और कॉलम कौन सी है, कॉलम भी 1 है, यानी कि 1 कॉलम 1 रो, 1 कॉलम एंड वैल्यू 1। फिर हम देखेंगे इस 4 के लिए, ठीक है। तो इस 4 की हमारी रो कौन सी है, रो तो हमारी 2 है, कॉलम कौन सी है, 2 है, 1 है। तो देखो 2 रो 1 कॉलम 4, ऐसे आगे देख लेंगे 3 के लिए, ठीक है। अब देखो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लिंक लिस्ट अभी आप आगे अच्छे से समझोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि लिंक लिस्ट थोड़ा सा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक बार समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारी ये जो है ना, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक तो पहला हमारा रो के लिए होता है, फिर कॉलम के लिए, फिर वैल्यू, एंड देन एड्रेस। एड्रेस हमारा अगले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक नोड होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है। तो नोड्स में, इस नोड्स के अंदर हमारे एक तो नोड होता है, नोड के अंदर एक होता है कॉलम एड्रेस का, फिर कॉलम का वैल्यू एंड एड्रेस। तो रो के अंदर वैसे ही हम रो को करेंगे इंसर्ट, फिर कॉलम को, और फिर उसकी वैल्यू को, और नेक्स्ट एड्रेस को। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है, पहले हमारा जो एड्रेस होता है, एड्रेस जो होता है वो यदि तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो रो, और कॉलम कौन सा है, 0 1 2, यानी कि 2 कॉलम, और वैल्यू कितनी है 3, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे आगे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट। तो यहाँ तक हमारी जो यूनिट है उसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होता है हमारा? लिंक लिस्ट और अ वन वे लिस्ट, इसे हम वन वे लिस्ट भी कहते हैं, इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। ठीक है, हमने सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन में देखा था कि लिस्ट में हमारा जो लीनियर होता है उसमें लिंक लिस्ट आती है। ठीक है, वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर। ठीक है, इसके अंदर हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसको इंडिकेट करने के लिए? नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि ये बेसिकली हमारा क्या कलेक्शन ऑफ नोड्स है। ठीक है, तो देखो ऐसे होता है, पहले यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो नोड के अंदर है ना हमारा क्या होता है कि दो हमारे पार्ट होते हैं नोड के, ईच नोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, टू पार्ट में क्या होते हैं, ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जैसे एरे में 3, 2, 1 जो भी डेटा है, वैसे ही हमारा जो पहला जो पार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट कॉल्ड द लिंक, सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। और लिंक जैसे कि नाम है उसका, लिंक क्या करता है? वो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होती है जो कंटेन करता है एड्रेस नेक्स्ट नोड का, यानी कि इस नोड का एड्रेस ये वाला नोड कंटेन कर रहा है। ठीक है, और मतलब ये वाला इसका जो नोड का जो पार्ट है ये वाला, ये कंटेन कर रहा है इस वाले नोड का एड्रेस पूरे का, और ये वाला जो पार्ट है वो कंटेन कर रहा है क्या? वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसे ही कनेक्टेड रहता है। और जो लास्ट नोड होता है वो एड्रेस किसका कंटेन कर रहा होता है? नल, यानी कि मतलब वो लास्ट पॉइंटर है। अगर वहाँ पे नल आ जाता है तो क्या होता है? वो लास्ट पॉइंट, वो लास्ट नोड होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट का। अब देखते हैं हम यहाँ पे AKTU में 2021 और 22 में एक क्वेश्चन आया था, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज। ठीक है, तो हम देखते हैं एडवांटेज क्या है लिंक लिस्ट का एरेज के मतलब ओवर। तो देखते हैं डायनेमिक साइज। एरेज के अंदर क्या होता था कि हमें कंपाइल टाइम के अंदर हमें पता होना चाहिए था उसका साइज क्या है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे पास डायनेमिकली हम उसे ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें वैल्यू चाहिए होती है उतनी हम लिंक लिस्ट बनाते हैं एट रन टाइम। इफिशिएंट, फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन है एज कम्पेयर टू एरे। शॉर्टिंग इफिशियंसी, मतलब कि इसके अंदर जो शॉर्टिंग होती है वो इफिशिएंटली हो जाती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि मतलब हमें ना किसी भी डेटा को सीक्वेंस फॉर्म में रखना, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ रैंडम एक्सेस, इसके अंदर हम कोई भी रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। हमें पूरा मतलब जैसे कि हमारे पास पूरा ये वाले नोड के पास जाना है हमें, तो हम डायरेक्टली इस वाले नोड के पास नहीं आ सकते। हमें पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ट्राइवर्स करना पड़ेगा पूरा जो लिंक लिस्ट है, फिर हम इस नोड पर आ पाएंगे। एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेज फॉर पॉइंटर, अब इसके अंदर हमारे दो पार्ट है तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, आप देख सकते हो इसके इससे ही कि मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा एल्गो और इसकी प्रोग्राम, तो आप समझोगे कि एरेज से थोड़ा इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें पॉइंटर्स को मैनेज करना होता है। मेमोरी एलोकेशन क्या करती है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को और ऐड कर देती है। ठीक है, ये होता है हमारा लिंक लिस्ट का ओवरव्यू हो गया। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर? बिगिनिंग में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, और स्पेसिफिक पोजीशन पे कर सकते हैं। ट्राइवर्सल मैंने अभी आपको बता दिया। कॉन्केटिनेशन, यानी कि दो लिंक लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। ये भी हमारा पिछले साल में आ रखा है क्वेश्चन, मतलब कि किसी भी एक टाइप पर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। पहला है हमारा सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है? ऑल नोड, मतलब सेम बेसिकली ऐसी होती है सिंगल लिंक लिस्ट। ऑल नोड लिंक्ड टुगेदर इन सीक्वेंशियल मैनर, यानी कि सीक्वेंशियल मैनर में सारे नोड कनेक्टेड होते हैं। प्रॉब्लम विद दिस लिस्ट इज दैट वी कैन नॉट एक्सेस द प्रीडिसेसर ऑफ नोड, मतलब कि हमें ना मतलब उससे एक नोड से उसके पहले वाले नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके बाद वाले नोड को तो एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में पॉइंटर हम कंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रेडिसर को एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम करंट नोड। दिस कैन बी ओवरकम इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसीलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट आई और इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल गया। ठीक है, अब देखो इसका ये वाला डायग्राम बना लेना लिंक लिस्ट का, बिल्कुल सेम है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या करती है? ऑल नोड आर लिंक्ड टुगेदर बाय टू लिंक्स which help in accessing both the access node
एंड नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस नोड, यानी कि इसके अंदर ना पिछले वाले नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और नेक्स्ट नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा नोड होता है वो पहला जो होता है ये तो लेफ्ट पार्ट को कंटेन कर रहा होता है, यानी कि पिछले वाले पॉइंटर को कंटेन कर रहा होता है, और जो राइट पार्ट होता है वो हमारा आगे वाले पॉइंटर को कंटेन कर रहा होता है। तो क्या होता है इसके अंदर एक इन्फो पार्ट भी होता है। तो ये 3 पार्ट होगा, ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट में ऐसे ये कनेक्टेड रहती है, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारा दिस लिंक हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड। इसके अंदर ना तो कोई बिगनिंग होती है और ना तो कोई एंड पॉइंटर होता है, ठीक है, ना तो इसमें नल वाल नहीं होता, ठीक है। लास्ट वाले नल की जगह पे हम फर्स्ट वाले को पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। तो देखो लिंक फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, कि मतलब जो लास्ट नोड होता है वो एड्रेस किसका कंटेन कर रहा होता है, फर्स्ट वाले का। तो इससे क्या होता है ये सर्कुलर हो जाती है, ठीक है, बेसिक सिंपल होती है सिंगल लिंक लिस्ट की तरह। बस ये क्या करता है लास्ट नोड किसे कंटेन कर लेता है, फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को। फिर हमारा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, इसके अंदर हमारे डबल लिंक लिस्ट होते हैं कि मतलब if has a pointer to previous node and next node both in circular manner, ठीक है। अब मतलब कि डबली लिंक लिस्ट में अगर हम क्या करते हैं कि इस वाले में मतलब लास्ट वाले में यहाँ पे नल ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बन जाएगी, और यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग वाले में फर्स्ट की जगह पे लास्ट वाले का कनेक्ट कर दें तो हो जाएगा हमारे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। ये हमारे सारे टाइप्स हो गए, ओवरव्यू दे दिया मैंने सबका और आराम से समझ में आ गया होगा ये डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं मैलोक, मतलब कुछ मतलब हमें टर्म्स देखनी है जो कि हमारे प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स में यूज होंगी, ठीक है। तो देखो मैलोक क्या होता है, स्टैंड फॉर मेमोरी। कभी कभी 2 नंबर में बहुत बार आता है मैलोक, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो में मैं ऐसे करा रहा हूँ ना क्वेश्चन की, मतलब आपके 2 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से अच्छे से कवर हो जाएंगे, बहुत ईजी, मतलब ये एक सब्जेक्ट है आराम से हो जाएगा। मैलोक फंक्शन क्या होता है, स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन यानी कि मैलोक ऐसे समझ में आ जाएगा, एम से मेमोरी एलोकेशन यानी कि एलॉक से एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। इट इज अ फंक्शन विच इज स्टैंड यूज टू एलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनेमिकली। किसके लिए यूज होता है, डायनेमिकली मेमोरी को अलॉट करने के लिए। इसका सिंटैक्स देख लो, वॉइड स्टार मैलोक साइज, ठीक है, अभी हम आगे यूज करेंगे जब और अच्छे समझ में आया। कैलोक किसके लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस, पहले तो ये एलोकेशन के लिए स्टैंड होता है। यूज टू डायनेमिकली एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसकी 0। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी को अलोकेट करते हैं ऑफ स्पेसिफाइड टाइप। इसका देखो सिंटैक्स होता है वॉइड कैलोक देन नंबर ऑफ एलिमेंट साइज, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले लिखेंगे और उनका साइज लिखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो ये होता है कि मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, एरे के अंदर या फिर लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन उसका जो साइज है वो फुल हो गया, यानी कि उसके अंदर नल कंटेन हो रहा है, तो क्या होगा वो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर साइज ही नहीं है, मेमोरी स्पेस ही नहीं है उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है कि मतलब आपको कोई डेटा डिलीट करना है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया कि उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं, तो क्या हो गया हमारा हो जाता है हमारा अंडरफ्लो, कि मतलब उसके अंदर हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है तो आप डिलीट किसको करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, समझ लेना, ठीक है। अब देखो एगेटिव 2022 और 23 में हमारा एक क्वेश्चन आया 10 नंबर में, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। मतलब हमें सिंगली एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है कि हम एक नोड हमें दिया हुआ है, उस नोड के बाद कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी और नोड को। तो देखो सबसे पहले ना, मैं ये क्वेश्चन तो आया ही है, तो मैं सबसे पहले आपको एल्गोरिथम कराऊंगा कि आप लिंक लिस्ट के अंदर बिगिनिंग में कैसे नोड को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। तो देखो ये जो हमारा एल्गोरिथम है किसके लिए है कि हमें कोई भी एक नया नोड लिंक लिस्ट के बिगनिंग में ऐड करना है, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें पहले से बेसिकली याद रखनी है। पहले तो इन्फो पार्ट, लिंक पार्ट, ये तो हमारे नोड के अंदर होता है। इन्फो मतलब कि जो एलिमेंट का जो डेटा होता है वो होता है। लिंक जो कि नेक्स्ट नोड को लिंक कर रहा होता है। स्टार्ट जो कि हमारा स्टार्टिंग वो होगा, हमारा नोड होगा। अवेलेबल हमारा मेमोरी के अंदर आ जाता है, और आइटम हमें जो इंसर्ट करना है इन्फो पार्ट के अंदर, ठीक है। अवेलेबल को अभी हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इफ अवेलेबल, देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है। एक हमारा जो अवेलेबल होता है ये हमारा मेमोरी के अंदर होता है कि आपके मेमोरी के अंदर अवेलेबल पार्ट है कि नहीं कोई, ठीक है, जिससे आपको नोड बनाना है। तो और फिर होता है हमारा स्टार्ट, यानी कि मतलब हमें यहाँ पर एक ऐड करना होता है नोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, मेमोरी से तो लेंगे नोड को। तो मेमोरी के अंदर पहले हम चेक करेंगे कि हमारी मेमोरी के अंदर स्टोरेज है या नहीं है, स्पेस है क्या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इफ अवेल इज इक्वल टू नल,
यानी कि अगर अवेलेबल इक्वल टू नल हो गया, यानी कि ये नल एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब ये लास्ट नोड है, मतलब कि मेमोरी हमारी है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, ओवरफ्लो। हमारे पास मेमोरी नहीं है, ओवरफ्लो है, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ओवरफ्लो इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये यहीं पे बंद हो जाएगा, लेकिन एल्स अगर ऐसे नहीं होता तो सेट क्या कर देंगे, न्यू नोड। एक हम न्यू नोड बनाएंगे, ये जो हमारा न्यू नोड है इसको इक्वल कर देंगे किसके, अवेलेबल के, ठीक है। तो अवेलेबल क्या करेगा, अवेलेबल की जगह पर ये आ जाएगा न्यू नोड, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अवेलेबल को किससे लिंक करा देंगे, उसके नेक्स्ट नोड से, ठीक है। तो देखो न्यू नोड तो हमारा ये बन गया, और अवेलेबल अब किसे लिंक कर रहा होगा, अवेलेबल लिंक कर रहा होगा उसके नेक्स्ट नोड को, ठीक है। नेक्स्ट नोड को अब ये लिंक कर रहा होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक न्यू नोड बना लिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे न्यू नोड की इन्फो पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट को, और ये लिंक वाले पार्ट को किस किस से हमें सेट करना है। तो देखो इन्फो पार्ट को तो हमने सेट कर दिया आइटम से, जो भी हमें यूजर आइटम देगा, ठीक है, उससे सेट कर दिया हमने इन्फो पार्ट को। फिर हम क्या करेंगे, लिंक पार्ट को, यानी कि इसका जो ये लिंक पार्ट है इसे स्टार्टिंग पार्ट से लिंक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसे लिंक पार्ट को स्टार्टिंग पार्ट से पहले लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया अभी ये। अभी हम क्या करते हैं, देखो अब स्टार्टिंग पार्ट को किससे लिंक कर देंगे, न्यू नोड से, यानी कि अब स्टार्टिंग किसे किसे लिंक कर रहा होगा, इस न्यू नोड को लिंक कर रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो सबसे पहले ना स्टार्टिंग नोड में हम किसे स्टार्टिंग नोड में आपको क्या लगता है क्या होगा, स्टार्टिंग नोड में नेक्स्ट वाला ही तो एड्रेस होगा, इसका ही तो एड्रेस होगा। तो देखो ये जो था पहले हमारा फर्स्ट नोड था, ठीक है, इससे ये वाला कनेक्टेड था। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इस वाले के लिंक में हमने इस वाले लिंक का एड्रेस डाल दिया। तो इस वाले लिंक में किसका एड्रेस था, इस वाले का एड्रेस था। तो ये किसे लिंक कर रहा होगा, ये इस वाले को लिंक कर रहा होगा, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग पार्ट में किसका एड्रेस डाल दिया, इस वाले का एड्रेस डाल दिया। देखो आप बेसिकली समझो, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। ये प्रीवियसली किसे लिंक कर रहा है, ये प्रीवियसली एक पहले से जो था उसे लिंक कर रहा है, ठीक है। और हमने ये न्यू नोड बनाया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि न्यू नोड में स्टार्टिंग को लिंक करा दिया, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट में पहले किसे था, इस वाले को लिंक कर रहा था। तो हमने न्यू नोड में किसका डाल दिया, स्टार्टिंग पार्ट का डाल दिया। तो स्टार्टिंग पार्ट किसे लिंक कर रहा था, इसे लिंक कर रहा था। तो अब ये किसे लिंक कर रहा होगा, अब ये इसे लिंक कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हमारा एड्रेस आ गया, ठीक है। एड्रेस आया तो ये इसे लिंक कर रहा होगा, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग पार्ट में, यानी कि हम स्टार्टिंग पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट में हम किसका डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। पहले हमने ये कराया, फिर हमने ये कराया, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला ब्रेक हो गया। समझ में आया, मतलब हमने यहाँ पे कैसे नोड को इंसर्ट किया। देखो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, आराम से समझ में आ गया। सबसे पहले हमने न्यू नोड के अंदर जो स्टार्टिंग में पहले एड्रेस था उसे डाल दिया। तो स्टार्टिंग में एड्रेस पहले किसका था, इस वाले नोड का था। तो पहले हमने इसका एड्रेस डाल दिया इसके अंदर, तो ये इसे लिंक करने लग गया। फिर हमने स्टार्टिंग के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, तो स्टार्टिंग के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, तो इसे लिंक करने लग गया, और ये वाला डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हमने न्यू नोड का बिगनिंग में ऐड कर दिया, ऐसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ये समझ में आ गया, तो अब आप ये वाला भी समझ लोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे हमें इसके बीच में ऐड करना है, किसी भी दो नोड के बीच में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही बेसिकली पहले हम इसको हम लिंक कराएंगे इससे, फिर हम इसको लिंक कराएंगे इससे। कैसे लिंक कराएंगे अभी देखो, सबसे पहले वही पार्ट आ गया, इन्फो लिंक स्टार्ट अवेलेबल लोकेशन एंड आइटम। इसके अंदर लोकेशन नया आ गया जो हमें यूजर से लेंगे कि हमने लोकेशन ले ली, इस लोकेशन के बाद हमें नोड को इंसर्ट करना है। तो देखो ओवरफ्लो इफ अवेलेबल इज इक्वल टू नल हो जाएगा, तो ओवरफ्लो हम प्रिंट करा देना बिल्कुल सेम। सेट न्यू इज इक्वल टू अवेलेबल एंड अवेलेबल लिंक अवेलेबल, ठीक है। हमने यहाँ से नोड बना लिया है, ठीक है। अब न्यू नोड के इन्फो पार्ट में हमें आइटम डाल देना है, और लोकेशन इज इक्वल टू नल। अगर हमारी जो यूजर ने लोकेशन दी अगर वो नल हो जाती है, ठीक है, तो क्या करो, एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड। जो हमने पहले नोड को ऐसे इंसर्ट किया है बिल्कुल वैसे इंसर्ट कर दो, क्योंकि वो क्या है, नल है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। सेट लिंक न्यू स्टार्ट, सेट न्यू लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट एंड स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया था, कि मतलब पहले वाला जो न्यू का जो लिंक है उसके अंदर स्टार्ट का लिंक डाल दो, और स्टार्ट के अंदर न्यू का एड्रेस डाल दो, ठीक है, जैसे पहले किया था बिल्कुल अभी वैसे। अब अगर वो नल नहीं है तो ये सेम बिल्कुल ये है जो फंडा है, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास ये दिया हुआ है इसका कि मतलब इसमें लिखा है इंसर्ट आफ्टर अ नोड विद अ लोकेशन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है सेट लिंक न्यू नोड का जो लिंक है उसे किससे सेट कर दो, जो तुम्हें लोकेशन दी है उसके लिंक से, ठीक है। तो मतलब जैसे कि हमें लोकेशन ए दी है, तो ए के अंदर क्या लिंक है, अभी ए के अंदर ये वाला लिंक कर रहा है बी वाला, ठीक है। तो न्यू नोड के अंदर जो लिंक है उसे जो ये वाला लिंक है उससे लिंक कर दो। तो अब न्यू नोड क्या करेगा, न्यू नोड अब इसे लिंक कर रहा होगा, ठीक है। अब न्यू नोड इसे लिंक कर रहा होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करो, लिंक लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा, ठीक है, LOC, यानी कि जो हमारी लिंक लोकेशन है, यानी कि ये वाली जो लोकेशन है इसे किससे लिंक कर दो, लिंक लोकेशन इज इक्वल टू न्यू, यानी कि अब इसकी जो हमारा एड्रेस है ना, न्यू का एड्रेस है, उसे इससे लिंक कर दो। तो ये किसे लिंक करने लगेगा, ये हमारा न्यू नोड का लिंक करने लगेगा और ये वाला जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और एग्जिट कर दो। बहुत सिंपल, बहुत इजी फंडा है, ठीक है। बस आपको ये स्टेप याद रखना है, पहले आपको इस वाले एड्रेस में ये वाले लिंक वाला एड्रेस डालना है जो कि इसे लिंक कर रहा था। तो पहले आपको इसे लिंक कराना है, फिर आपको इससे लिंक कराना है। कभी भी ऐसा मत करना कि पहले आप इसे लिंक करा दो तो पहले ये वाला टूट जाएगा, फिर हमें एड्रेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसे लिंक नहीं कराना है, पहले इसे लिंक कराना है, फिर इसे वाले को लिंक कराना है, ठीक है। ऐसे होता है हमारा न्यू नोड इंसर्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे AKTU 2020 और 21 में आया हुआ कि मतलब के पोजीशन पे हमें बस इसका वो लिखना था। देखो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हम नया नोड कैसे बनाते हैं मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। हमें अगर न्यू नोड बनाया हो ना, तो हमें सी के अंदर ऐसे प्रोग्राम होता है कि स्ट्रक्ट नोड, हमें स्ट्रक्ट यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है हमारा, इसका यूज करना होता है। स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं हमारी, एक तो डेटा जो इन्फो पार्ट होता है, इंट डेटा, एंड स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, यानी कि लिंक कर रहा है एक और स्ट्रक्ट नोड को, नेक्स्ट नोड को, ठीक है। तो ये लिखकर जरूर आना है। ये हमारा क्या हो गया, एक नोड बन गया हमारा, ठीक है। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट नोड न्यू, यानी कि हमने न्यू एक बना लिया नया नोड, ठीक है। यहाँ से अब हम न्यू के अंदर क्या क्या डालेंगे, तो देखो ये तो है ना टाइप कास्टिंग हो रही है स्ट्रक्ट नोड की, ऐसे ये डेटा टाइप लिखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इसे बोलते हैं। मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का जो भी साइज होगा उसे कन्वर्ट कर देगा पहले वो स्ट्रक्ट नोड में और न्यू के अंदर उसे ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नोड बन गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे यूजर से, स्कैन है वैल्यू ले ली उसकी, और न्यू का जो नेक्स्ट है उसे नल के साथ कर देंगे, मतलब एक हमारा नोड बन गया, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोग्राम एक नए नोड को बनाने का। प्रोग्राम ज्यादा मैटर नहीं करता, एल्गोरिथम मैटर करती है। अगर प्रोग्राम भी पूछता है आप एल्गोरिथम लिख कर आओगे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वाइड मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको कि न्यू नोड कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ तक तो प्रोग्राम एकदम सेम रहने वाला है, मतलब यहाँ तक इसके नल तक नेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम एक टैम्प वेरिएबल, टैम्प एक नोड बनाएंगे, ठीक है। टैम्प नोड बनाएंगे किसके लिए, केस पोजीशन पे अगर हमें ऐड करना है, ठीक है। अब हम उस टैम्प को किसके साथ किससे कनेक्ट करेंगे, हेड से, यानी कि जो स्टार्ट पॉइंटर है उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस प्रोग्राम को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कभी भूलो ना, ठीक है। हमारे पास ये ऐसे लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है कोई वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये हेड है, ठीक है। ये हेड पहले वाले नोड को कनेक्ट कर रहा है, तो हमने क्या किया, पहले टेम्प जो था उसे हेड के इक्वल कर दिया, मतलब कि यहाँ पर हमने किसे डाल दिया, टेम्प को डाल दिया, ठीक है। टेम्प नोड को इससे कनेक्ट करवा दिया हेड से। और हम क्या चेक करेंगे अब कि टेम्प का जो डेटा है नॉट इक्वल टू आए कब तक, पोजीशन ऑफ डेटा, यानी कि जो हमें केथ पोजीशन मिली है उसके डेटा से। जैसे कि हमें ये वाली पोजीशन मिली है, ठीक है। यहाँ पर डेटा है हमारा 10 डेटा, ठीक है, और टेम्प का डेटा, ठीक है। तो टेम्प हमारा अभी आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि लूप लगा दिया ना, वाइल लूप, तो ये आगे बढ़ता रहेगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 7 हो गई, और हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है, के पोजीशन पे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमारा ये जब पहले तो फॉल्स होती रहेगी वैल्यू, तो जैसे ही फॉल्स होती रहेगी न्यू नेक्स्ट टेम्प नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट होता रहेगा। पहले तो इसे चेक करेगा 6 नॉट इक्वल है, यहाँ पर आ गया टेम्प, फिर 7 को चेक करेगा नॉट इक्वल है, यहाँ पर आ गया टेम्प, ठीक है। अब देखेगा 10 को, 10 पे इक्वल आ गया टेम्प, ठीक है, इक्वल आ गया डेटा के, तो क्या करेगा
टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ये तो पहले यहाँ पर ये नेक्स्ट होता जा रहा था, अब क्या करेगा न्यू नेक्स्ट एट टेम्प नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा न्यू वेरिएबल है ना उसका जो नेक्स्ट है उसे इक्वल कर देगा किससे, टेम्प नेक्स्ट से, ठीक है। ये जो हमारा वेरिएबल है इसके इक्वल कर देगा, ठीक है, इसके इक्वल कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है, कि मतलब पहले तो क्या किया उसने न्यू जो नेक्स्ट था उसको, जो हमारा न्यू हमारा जो नोड था, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे इक्वल कर देगा किसके, इस वाले, ये वाला पहले किसे लिंक कर रहा होगा, आगे वाले को किसी को लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो ये किसे, इसे लिंक कर रहा है, तो ये फिर किसे लिंक करने लग जाएगा, ये न्यू नोड इसे लिंक करने लग जाएगा, ठीक है। फिर जो टेम्प का नेक्स्ट है यानी कि इस वाले का जो नेक्स्ट है उसे न्यू के इक्वल कर देंगे, तो ये किसे लिंक करने लग जाएगा, इसे लिंक करने लग जाएगा। देखो बहुत सिमिलर फंडा है, ये वाला जो था वो हमारा टेम्प वेरिएबल वाला था और ये जो नेक्स्ट वाला था जो पहले से उसमें था, अब हमें यहाँ पर इंसर्ट करना था न्यू नोड। तो ठीक है, न्यू नोड का जो हमारा देखो दो ही स्टेप है ना, न्यू का नेक्स्ट, यानी कि ये जो न्यू का नेक्स्ट है उसे इक्वल करना है टेम्प के नेक्स्ट से। तो टेम्प का नेक्स्ट पहले किसे, इस वाले को कर रहा था, जो मतलब कनेक्ट कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था इसे, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट को इक्वल करना है इसके, तो अब क्या करेगा, ये इसे कर रहा होगा कनेक्ट, ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट को अब इक्वल करना है न्यू के, ठीक है। अब जो ये टेम्प का नेक्स्ट है इसे इक्वल कर देना न्यू वाले के, तो अब ये इसे कर रहा होगा, तो ये वाला जो नोड है इनके बीच में आ गया, ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट। हमारे पॉलिनोमियल को कैसे हम लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, इक्वेशंस होती हैं। In the linked list representation of polynomial, each node should consist of 3 एलिमेंट। इसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट से सारे के सारे नोड बने होते हैं। पहला होता है हमारा कोफिशिएंट, फिर होता है एक्सपोनेंट, फिर होता है अ लिंक टू नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड तो होगा ही, लिंक तो होगा ही क्योंकि लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये हमारा ऐसे होता है, इसके अंदर पहला कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और लिंक। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल हमारे पास है। अब हम इसके अंदर कोफिशिएंट यानी कि 3 कोफिशिएंट है तो 3 लिख देंगे, एक्स की जो एक्सपोनेंट है यानी कि 4 है तो 4 लिख दिया, फिर 8, ये 2 और 6 यानी कि 1, और यहाँ पे 0 है तो 0, और लास्ट वाले पे नल, ठीक है। द लिंक कमिंग आउट ऑफ द लास्ट नोड इज नल पॉइंटर, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आराम से लिख कर आना, समझ मतलब और अच्छे से समझाना चाहो और अच्छे से समझा गया ना, ठीक है, पूरे नंबर मिलते हैं। इन केस ऑफ 3 वेरिएबल, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ जाए तो क्या होगा, ये तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ वाई, पावर ऑफ जेड, कोफिशिएंट एंड नेक्स्ट, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इसका, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई और जेड नहीं है तो उनकी जगह पे 0 0 लिख देंगे, और एक्स की जगह पे 2 और कोफिशिएंट 3, और नेक्स्ट इसे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा एक्स है, वाई है, लेकिन है ना, तो एक्स के साथ क्या है, वैल्यू वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्स के साथ है, तो यहाँ पे हमारा एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे सॉरी गलती से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, वाई के साथ 2 आएगा, और जेड हमारा है नहीं तो 0 आएगा, और कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे वाई है या एक्स और जेड नहीं है, तो हमने 0 0 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा वाई और जेड है लेकिन एक्स नहीं है तो 0 1 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ये नल को पॉइंट करा लास्ट वाला। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट करना पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडिशन हम कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो देखो एडिशन ऑफ 2, ये जो है ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल आ चुका है, पिछले 2 साल आ चुका है 10 नंबर में, कि बस है ना, बहुत इजी है, यही लिख कर आना है बस, सेम टू सेम, ठीक है। कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं समझा दूंगा ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एड 2 पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉलिनोमियल को लिंक मतलब ऐड करके एक नए पॉलिनोमियल में डालना है, ठीक है, वो भी लिंक लिस्ट के थ्रू। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल 3 लेंगे, एक तो हम लेंगे पॉली 1, पॉली 2 एंड पॉली, ठीक है। और देखो पॉली 1 को हम कर देंगे पॉइंटर 1 में, पॉली 2 को हम कर देंगे पॉइंटर 2 में, पॉली जो हमारा नया होगा एक पॉइंटर बनाएंगे हम न्यू नोड, और जिसमें हम पॉली को डालेंगे, यानी कि ये वाले पॉली को, जिसके अंदर हम पॉइंटर को मतलब जिसके अंदर हम दोनों को ऐड करके स्टोर करने वाले हैं। वाइल पॉइंटर 1, देखो पॉइंटर इसके अंदर ना हमारी जैसे कि दो जैसे कि हमारे जो वो होते हैं ना पॉलिनोमियल, उसे हम ऐड करते हैं।
तो हम है ना डिग्री देखते हैं ऊपर वाली, अगर डिग्री सेम होती है तो कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, और जिसकी डिग्री बड़ी होती है वो पहले आता है। जैसे कि यहाँ पे 4 डिग्री है इसकी, सबसे बड़ा है तो सबसे पहले आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रही है, ठीक है। अगर डिग्री सेम होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं, और जो बड़ा होता है उसे पहले लिखते हैं, ठीक है, और जो छोटा होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वहां तक चलेगा जब तक कि नल ना आ जाए कोई भी, ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी एक नल आ जाता है वहीं पे हम ये वाला लूप बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नल ना आ जाए, ठीक है। और इफ पॉइंटर 1 एक्सपोनेंशियल इज ग्रेटर देन पॉइंटर 2 एक्सपोनेंशियल, यानी कि पॉइंटर 1 के एक्सपोनेंशियल अगर बड़ा हो जाता है पॉइंटर 2 के, यानी कि बड़ा आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे कि समझो कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है ना एक पॉलिनोमियल है x² प्लस x1 प्लस 0 3 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है 4 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है। अब हम इसे एडिशन करेंगे ना, तो यहाँ पे ना मतलब दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, इनकी पावर सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले जो ये 4 वाला है ना इसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इन दोनों की डिग्री जो है सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिमिलर है तो कितना हो जाएगा 6x², फिर डिग्री सिमिलर नहीं है तो 3x प्लस 0, ये होगा हमारा, ठीक है, एडिशन। तो ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये बड़ा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इसका बड़ा है पॉइंटर 1 का। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर जो हमने जिसमें स्टोर करना है उसकी कोफिशिएंट में पॉइंटर 1 के कोफिशिएंट को डाल देंगे, और पॉइंटर जो है उसके एक्सपोनेंशियल में पॉइंटर 1 के एक्सपोनेंशियल को डाल देंगे, और पॉइंटर 1 को किससे पॉइंट कर देंगे, नेक्स्ट से पॉइंट कर देंगे। ऐसे ही अगर पॉइंटर 2 बड़ा हो जाता है तो पॉइंटर 2 के साथ भी बिल्कुल सेम करना, देख लो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पॉइंटर के अंदर हम पॉइंटर के कोफिशिएंट के अंदर पॉइंटर 1 के कोफिशिएंट और पॉइंटर 2 के कोफिशिएंट को प्लस करके डाल देंगे। और एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे, किसी भी एक्सपोनेंशियल को डाल सकते हैं, दोनों सेम है तो पॉइंटर 1 पे डाल दो या 2 को डाल दो, और दोनों को हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट से पॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, पीटीआर करके नेक्स्ट के लिए एक न्यू नोड बना देंगे, यानी कि पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके लिए एक न्यू नोड बना देंगे, और पीटीआर को नेक्स्ट से हम क्या कर देंगे, मतलब कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होता है कि मतलब इन दोनों में से मतलब क्या हो गया कि मतलब इन दोनों में से कोई वैल्यू एक नल हुई होगी तभी तो ये आगे बढ़ा है, मतलब लूप से बाहर आया है। अब हम चेक करेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू नल हुई है। इफ पॉइंटर 1 इज नेक्स्ट, यानी कि नल नहीं हुई है अगर, तो पॉइंटर पीटीआर में, यानी कि कोई एक पीटीआर हमने बना लिया, उसके अंदर पॉइंटर 1 को डाल दो। और इफ अगर पॉइंटर 2 की वैल्यू नल नहीं हुई है तो पॉइंटर 2 को डाल दो। अब हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू भी तो हमें चाहिए अगर नल नहीं हुई है तो वाइल पॉइंटर आर नेक्स्ट, यानी कि जब तक पॉइंटर आर में वैल्यू है, जब तक नल नहीं हो जाता, तो हम क्या करो, पीटीआर कोफिशिएंट में पॉइंटर पीटीआर की कोफिशिएंट को डाल दो, और एक्सपोनेंट मतलब कॉपी कर रहे हैं सारी की सारी वैल्यू को, ठीक है। अब हम क्या करो, पॉइंटर बिल्कुल सेम यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे किया था, इसके नेक्स्ट को न्यू नोड से कंटेक्ट कर दो और उसे उसके नेक्स्ट से इक्वल कर दो, पीटीआर को भी उसके नेक्स्ट से कर दो, ठीक है। पीटीआर इज नेक्स्ट और इज इक्वल टू नल, उसके जो नेक्स्ट है उसे नल के इक्वल कर दो, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता है इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये लिख के आते हो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आपकी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो चुकी है विद PYQs, यानी कि 3 साल के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। इस यूनिट से आप आराम से देखो, मतलब 20 नंबर तो आप आराम से ले लोगे, ठीक है, पेपर के अंदर। और भी सारी यूनिट आने वाली है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से और वीडियोज़ को देखो। और मतलब और सब्जेक्ट भी मैंने चैनल पर करा रखे हैं, तो उन्हें भी जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारा एक और चैनल है मल्टी एटम्स प्लस है, ये शायद मल्टी एटम्स पे आप जा सकते हो और वहाँ से भी आप सारे देख सकते हो। हमारे 2 चैनल है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, चैनल दोनों को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी, जिससे कि क्या हो कि आपको नोट्स मिल सकें, और जो भी मैं मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करके जाना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।